हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस्ड का जो पेपर 1 हुआ था 2019 में, उसके सेक्शन 2 के एमसीक्यूज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। काफी बड़ा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कई बार। इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन। The values of the capacitors are C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 C4 दे रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको लिख देता हूँ। तो C3 की वैल्यू कितनी रखी है 80 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रोफैरड, C4 की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफैरड एंड C1 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरड। अब ये हमें वैल्यूज दे दी, हमें बताना है इनमें से नीचे जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से करेक्ट है। सबसे पहला, at time t equal to 0, the key S1 is closed. Okay. The instantaneous current in the closed circuit will be 25 milliampere. जैसे ही हमने S1 को क्लोज किया, हमें बताना है कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना फ्लो होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम एक और पेज पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ताकि जो जो चीजें हैं वो बदल जाएगी। अच्छा, जब मैं S1 को क्लोज करूंगा तो क्या यहाँ पे कैपेसिटर C1, C4 एंड C3 विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर्स, एकदम जैसे ही क्लोज करूंगा उस समय पे, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सर्किट बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। तो 30 एंड 5, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो होगा 5, यहाँ पे है 30, तो दिस इज 30 ओम, दिस इज 5 वोल्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास है एक 70 ओम्स का रेजिस्टर, करेक्ट। फिर क्या लिखा है, एक 100 ओम्स का, ओके। फिर यहाँ पे है हमारे पास 30 ओम्स का, और 30 ओम को बना दिया हमने। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को तो मैं सिंपल एक वायर से रिप्रेजेंट। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है, सो कैन आई, ओके फाइन, तो इतना बनेगा मेरे पास सर्किट, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या कोई मुझे यहाँ पे करंट बता सकता है इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा होगा? बड़ा आसान है यार, करंट निकालना तो बड़ा आसान है। क्या एक ही बैटरी है? बिल्कुल। तो उसके कारण करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो क्या इस करंट की वैल्यू होनी चाहिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितना है भाई 70 प्लस 30 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 200 एम्पियर्स। ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट डू आई गेट 25 मिली एम्पियर्स। यही ऑप्शन में गिवन है क्या? बिल्कुल यही दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड, if key S1 is kept closed for long time such that the capacitors are fully charged, ठीक है भाई, S1 क्लोज करने पे कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गए, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कैपेसिटर C4 यहाँ पर है, C1 यहाँ पर है, C3 यहाँ पर है, ओके। तो हमें बोला गया कि इस बार हमारे पास कैपेसिटर्स भी लगा दिए गए, ठीक है। कुछ ऐसे ही कैपेसिटर्स लगा दिए हमने, इनके कैपेसिटेंसेस भी लिखने वाले हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे है 80, 10 एंड 80, तो ये है 80 माइक्रोफैरड। अच्छा यार, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाना भूल गया मैं, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगाना भूल गया। यहाँ पे है 80 माइक्रोफैरड, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और दिस इज हाउ मच 10 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 10 फैरड। अब क्या बोला था कि बताओ कि इस वाले कैपेसिटर C1 वाला, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए क्या मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा जो इस C1 पे होगा, करेक्ट। अब मैं चार्ज कैसे निकालूं, सोच के देखिए भाई। क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे सर्किट में अगर स्टेडी स्टेट आ गई है, तो चार्ज जो होगा वो सब पे सेम होगा, क्यू क्यू क्यू, और इस पर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। एंड द बैटरी विच इज अटैच्ड इज 5 वोल्ट, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय 80 माइक्रोफैरड प्लस क्यू बाय 10 माइक्रोफैरड प्लस क्यू बाय 80 माइक्रोफैरड मस्ट बी इक्वल टू 5। और यहां से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 बाय 80, 8 5 40, सो Q इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम। क्या ही समझ में आया? अब मुझसे पूछता है कि कैपेसिटर C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। अरे बहुत आसान है, Q अपॉन C1, Q की वैल्यू है 40 माइक्रो कूलम, अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है
10 माइक्रो फैरेड, कितना आंसर आ गया 4 वोल्ट। क्या ऑप्शन में भी यही लिखा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन में भी यही लिखा है, ये सही हो जाएगा। The key S1 is kept closed for a long time such that the capacitors are fully charged. Now key S2 is closed. At this time, the instantaneous current across 30 ohm resistor is, अच्छा भाई इस बार थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है हमें। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले ही फिगर के अंदर, चलिए नया बना लेते हैं हम लोग, 2 मिनट लेंगे। ये बनाया, ये बनाया, रेजिस्टर बनाया, कैपेसिटर बनाया, और क्या बनाना था? फिर यहाँ पे हमने एक और कैपेसिटर बनाया, रेजिस्टर बनाया, रेजिस्टर बनाया और खत्म। अच्छा, और ये जो अटैचमेंट है ये कहाँ से है? P से 30 30 10 का। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से 30 30 10 का। This is 10 volt, this is 30 ohm, this is 30 microfarad, this is 80 microfarad, this is how much? 80 microfarad, और ये वाला कितना है भाई? 10 माइक्रोफैराड। क्या इतना? एकदम अंडरस्टूड है, ये चीजें हैं। अब थोड़ा सोच के देखो। अच्छा, ये मैंने बैटरी उल्टी तो नहीं बना दी? उल्टी बना दी मैंने। यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, और ये बैटरी ऐसी आएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू x है जो मुझे निकालनी है, करेक्ट। अगर ये x है, मैं कहता हूँ यहाँ पे गया y, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? x माइनस ऑफ y। ये कितना है? 30 ओम है। ये कितना है? 100 ओम है। ये कितना है? 70 ओम है, करेक्ट। अब थोड़ा सा हम किरचॉफ लॉ की इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो मैं क्या कहने वाला हूँ? मैं कहने वाला हूँ कि भाई ये तो एक लूप है जिसको मैं लूप 1 बोल देता हूँ, और ये दूसरा लूप है जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? लूप 2 बोलने वाला हूँ। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई सी ऑप्शन कर रहा हूँ मैं भी, लूप 1 के अंदर किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ। सो कैन आई से, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 30x, और यहाँ पे जो भी चार्ज होगा इनिशियली, ये कैपेसिटर एज अ कंडक्टिंग वायर एक्ट करेगा, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा 10 के कारण। कितना होगा भाई? माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 70y इज इक्वल टू 0। क्या इतना समझ में आया? कितना आ जाएगा? 30x प्लस 70y इज इक्वल टू 6। ये तो हो गई मेरी पहली इक्वेशन लूप 1 के कारण। अब मैं लूप 2 की बात कर रहा हूँ, लूप 2 के कारण लिख रहा हूँ। तो प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 30x प्लस ऑफ 8, ये वाला वोल्टेज कितना था? 5 वोल्ट, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 30 टाइम्स x माइनस ऑफ y। यहाँ पे क्या जा रहा हूँ? ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 8। आगे बढ़ता हूँ, तो माइनस ऑफ 100 टाइम्स x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करिएगा आप। इसको सॉल्व करने पे जो आपके पास वैल्यू आती है, तो सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी 0.2 एम्पियर के बराबर। यानी कि इस वाले ऑप्शन के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो गलत गलत हो जाएगी, सही हो जाएगी? बताइए भाई, जल्दी बोलें। कितनी आएगी भाई? तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको भी एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहें तो एग्जैक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है 0.05 एम्पियर आती है, ठीक है ना? तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। लेट अस टॉक अबाउट जो ऑप्शन डी दे रखा है हमें। If key S1 is kept closed for a long time such that the capacitors are fully charged, ठीक है भाई, वो करा था हमने केस, the voltage difference between points P and Q will be 10 volt। अच्छा, तो अब ये पॉइंट P और Q के पीछे पड़ा हुआ है, तो हमें क्या बताना है भाई? यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है हमें। तो V at PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? Q अपॉन 10। भाई कैपेसिटर के क्रॉस जितना है उतना ही तो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 वोल्ट, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना? तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए और बी सही हो जाएंगे, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ज शेल है, ठीक है, जिसका रेडियस है r और उसका टोटल चार्ज है q। गिवन phi as the flux of the electric field through a closed cylindrical surface, जिसकी हाइट कितनी है? h हाइट है, radius r है, with its center same as that of the shell. Here, center of the cylinder is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom surface. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला, h की वैल्यू 2r से भी ज्यादा है, राइट? और r की वैल्यू, r क्या है भाई?
स्फीयर का है कैपिटल आर और इस सिलेंडर का है स्मॉल आर, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई इस बार पहला वाला केस की बात कर रहा हूं, इस केस में मेरे पास ये है एक सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर, इसकी हाइट दे रखी है h और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है स्मॉल आर। अब मुझे क्या बोला गया कि भाई ये जो स्फीयर का रेडियस है ना उससे भी बड़ा ही वाला और हाइट भी बड़ी है, क्या ये ऐसा कुछ है? मानते हो ये बात? अब अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर है उससे जो फ्लक्स होगा वो गारंटीड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देख लो, यानी ऑप्शन 1 तो एकदम सही हो। अगले ऑप्शन की बात करें, जब H की वैल्यू 8R/5 से छोटी है, H की वैल्यू 8R/5 से छोटी है और स्मॉल r की वैल्यू 3R/5 है, तो हमें फाई के बारे में बताना है कि कितना होना चाहिए। तो जब मैं h के बारे में बात करता हूं 8R/5, 8R/5 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास होगा और ये कितना होगा 0.6R के आसपास, करेक्ट है। तो क्या मैं कहूंगा कि जो ऑप्शन बी बोलना चाहता है वो क्या बोलना चाहता है कि भाई ये तो है मेरे पास एक स्फीयर, मतलब एक सिलेंड्रिकल सरफेस, अब मुझे एक स्फीयर बनाना है इस पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी जो टोटल हाइट है वो है 1.6R, वो है 1.6R और रेडियस जो है वो है 3R/5, यानी इसका रेडियस छोटा है, यानी अगर मैं यहां से इसकी मैक्सिमम पॉइंट पे जाऊं तो भाई ये तो 3R/5 पे खत्म हो जाता है और टोटल है R। मानते हो ये बात? अब अगर मैं इस वाले पॉइंट से इसको मानूं कि टच करते हुए जा रहा है, अगर मान लूं कि ये टच करते हुए जा रहा है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली है R, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 4R/5, यानी टोटल वैल्यू होनी चाहिए 8R/5, यानी इसकी हाइट की वैल्यू 8R/5 अगर हुई तो ये सर्कल इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को टच करता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि हाइट इससे छोटी है, क्या मतलब ये इसको टच नहीं करेगा, ये ऊपर से निकल जाएगा, के ऊपर से निकल जाएगा। और अगर इसके ऊपर से निकल जाएगा तो बचाओ बताओ बेटा कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जीरो है, तो 0/ε0 कितना होता है, जीरो होता है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसको मैं सेपरेटली एक अलग से ड्रॉ करके समझाता हूं आप लोगों को। इसमें क्या बोला गया कि h की वैल्यू 2r से भी बड़ी है, यानी ऊपर इन चारों पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इसको तो टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा या कर रहा है, सोच के बताएं भाई। h की वैल्यू 2r से बड़ी है ना, तो यानी कि इसको टच करेगा तो कट करते हुए निकलेगा, ठीक है ना, दिमाग लगाना, ऐसे एकदम से जल्दबाजी मत कर देना। चलिए, तो इस वाले केस में क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें सपोज ये है मेरे पास एक सिलेंडर, यहां से हमने एक सिलेंडर बना, अब इस सिलेंडर को जब हमने बनाया तो क्या इस सिलेंडर के अंदर अब जो बन रहा है स्फीयर बन रहा है, स्फीयर का रेडियस देखो कितना रखा, 3R/5, ठीक है, यानी अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊं तो यहां तक कहीं तक जाएगा और फिर ये कुछ, अरे यार मैंने थोड़ा छोटा बना दिया क्या, ज्यादा चौड़ा बना दिया मैंने इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग, पूरे को रफ करना पड़ेगा। इसको मैं री ड्रॉ करता हूँ एक बार, तो मेरे पास तो छोटा बनाते हैं इसमें, तो मेरे पास यह एक सिलेंडर है, करेक्ट। अब मुझे बोला गया कि ये जो सेंटर है इससे यहाँ कहीं पे आ रहा है, यार ये थोड़ा सा इलिप्स टाइप का लग रहा है, मान लेना कि तुम ये सर्कल ही है, कुछ इस तरीके का। तो क्या मैं कहूंगा कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये है 3R/5 एज गिवन इन द क्वेश्चन, देख लो, और मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी है, R है। तो क्या कोई मुझे ये वाला एंगल बता सकता है क्या, अल्फा? बहुत आसान है, क्या अगर ये 3R/5 है, सो कैन आई से ये वाला जो एंगल होगा
अल्फा, उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस ऑफ 53 डिग्री यानी 37 डिग्री, करेक्ट। और मुझे पता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मैं सॉलिड एंगल लिखूंगा वो होगा, कितना होगा वो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा कितना है 4/5, 4/5 में से 1 हटा रहा हूं 1/5, तो दिस बिकम्स 2 पाई बाय 5। क्या इतना एकदम क्लियर है, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो ये तो भाई मेरा सॉलिड एंगल हुआ। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट दिस एज 1 अपॉन 10 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें, अरे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 6/पाई आएगा ना। कितने से माइनस किया था मैं 4/5, नहीं सही सही लिखा था 2 पाई/5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए भाई क्या ये सही है, सही है क्या भाई, देखो फटाफट। अब देखो एक दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पे जो चार्ज स्टोर्ड है वो तो एक तो इस हिस्से के कारण है और दूसरा किस हिस्से के कारण है, इस हिस्से के कारण है, क्या सिमेट्रिकल है। तो क्या मेरे पास क्यू नेट हो जाएगा, ये तो मैंने एक सरफेस से निकाला है, ठीक है ना। क्यू नेट हो जाएगा 2 टाइम्स φ1 विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले की बात करते हैं। सो ये तो हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या बोला जाता है, ऑप्शन डी में भी सेम चीज लग रही है बट थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन क्या आएगा, वेरिएशन आएगा कि इस बार हमारा जो रेडियस है वो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। करते हैं कोशिश, कुछ सेम रहेगा, ऐसा ही दिखेगा हमारा सब कुछ। वापस से मैं बोल रहा हूँ इलिप्स बन रहा है लेकिन एक्चुअली सर्कल ही है। ये वाली वैल्यू है 4r/5। क्या इस पर्टिकुलर केस में मैं ये एंगल बीटा निकाल सकता हूँ क्या, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो कैन आई राइट डाउन कि भाई बीटा जो होगा वो होगा 90 माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस ऑफ 37 डिग्री विच इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो इस बार जो फाई डैश होगा मेरे पास वो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 53, ठीक है ना, अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो एक हिस्से का है, ये तो दो का चाहिए। तो 1 माइनस कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5, 3/5 में से 1 होगा कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 बचा, हाँ ये ना बचा नहीं बचा, तो 2q अपॉन 5 एप्सिलॉन, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 1 mole of a monoatomic ideal gas goes through a thermodynamic cycle as shown in the volume versus temperature graph. The correct statement is or are। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई ये वॉल्यूम और टाइम के बारे में जब बात करता है तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते। हम लोग किससे कंफर्टेबल होते हैं, प्रेशर से और वॉल्यूम से, क्योंकि उसमें वर्क डन निकालना आसान होता है, हीट ट्रांसफर भी समझ में आती है। चलिए काम करते हैं। अगर मैं कहूँ पॉइंट 1 पे प्रेशर पी नॉट है, अगर मैं कहूँ पॉइंट 1 पे प्रेशर पी नॉट है तो पॉइंट 2 पे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स पी नॉट। मानते नहीं मानते ये बात, ठीक है। पॉइंट 3 पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टी नॉट, ये भी मानते हो क्या। पॉइंट 4 पे कितना हो जाएगा टी नॉट बाय 2, यही समझ में आया। अरे यार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अरे मैंने कुछ गलती करी क्या। अच्छा रुक जाओ, एक अपन काम करते हैं। तो मैंने कहा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है और पी इज डायरेक्टली या पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी होता है। तो एक सेकंड रुक जाओ, अपन फिर से करते हैं। तो क्या अगर मैं पॉइंट 1 पे प्रेशर पी नॉट मान लेता हूँ तो पॉइंट 2 पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, अगेन पी नॉट आएगी। पॉइंट 3 पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी पी नॉट बाय 2 आएगी। पॉइंट 4 पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी भाई पी नॉट बाय 2 आएगी। क्या इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो मैं एक रफ ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। तो क्या पॉइंट 1 पे अगर मैं इसको पी इसको वी बोल देता हूँ तो मैं यहाँ पे दो लाइंस बनाता हूँ, एक है पी नॉट बाय 2 की और एक है पी नॉट की। तो क्या पी नॉट 1 से 2 में जाने में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ये पॉइंट 1 एंड ये पॉइंट 2 से 3 के जाने में ऐसा, 3 से 4, 4 से 1, देख लीजिए ऐसा कुछ बन रहा है क्या। अगर ऐसा बन रहा है तो चलिए इसको हम अगले पेज पे ढंग से ड्रॉ करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं चीजों। तो मेरे पास ये है वॉल्यूम
ये है प्रेशर and this point corresponds to the pressure P naught and this line corresponds to the pressure P naught by 2 के अलावा this point corresponds to volume V naught and this line corresponds to V naught। अब हमें क्या बोला गया, पहला पॉइंट है P naught V naught पे, तो चलिए बनाए थे हम लोग फटाफट। तो हमने कहा कि भाई पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ लाई कर रहा है, 1 से 2 जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ गए, ये 2 है ये 1 है, 2 से हम लोग 3 पे जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए ये 3 है, 3 से हम लोग 4 पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे आ गए ये है 4, और 4 से हम लोग इधर जा रहे हैं जो कि 1 पे आ गया। ठीक है, अब हमसे पहला पार्ट क्या पूछता है, वर्क डन इन द कंप्लीट प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ आर टी नॉट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे भाई जो पहले पार्ट के अंदर वर्क डन होगा दैट वुड बी इक्वल टू द एरिया। एरिया कितना है, एरिया तो भाई पी नॉट बाई 2 इंटू वी नॉट है, और इसको मैं लिखूंगा तो कितना आएगा एन आर टी नॉट बाई 2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो कितना दे रखा है 1 मोल, तो क्या यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई 1/2 इंटू आर टी नॉट। अगर मुझसे पूछे कि साइन क्या होगा वर्क का तो नेगेटिव होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वर्क निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ वर्क पूछा है, तो यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। करेक्ट। The above thermodynamic cycle exhibits only isochoric and adiabatic process। तो भाई यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो भाई मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे दो ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक हो रहा है आइसोबारिक, एक हो रहा है आइसोकोरिक। देयर इज नो स्कोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडियाबेटिक नहीं हो रहा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 and 2 to 3 इज, हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3 कितना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2, तो Q फ्रॉम 1 to 2। अब 1 to 2 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस है। अभी कौन सी गैस है, ये है मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है ना, मुझसे पूछा जा रहा है हीट ट्रांसफर, तो क्या मैं लिखूंगा एनसीपी डेल्टा टी। यस और नो। 1 से 2 के अंदर देखो, 1 से 2 के अंदर टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट चला गया, तो क्या मैं लिखूंगा 1 इंटू मोनोटॉमिक गैस है, देख लो मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 5 आर बाई 2 इंटू टी नॉट। देखो भाई क्या इतना क्लियर है क्या, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5/2 आर टी नॉट, और फिर क्या पूछा है मुझसे क्यू 2 to 3। ओके, तो जब मैं 2 से 3 जाऊंगा तो 2 से 3 क्या है आइसो, क्या है भाई कोई प्रोसेस, तो एन सी वी डेल्टा टी। 2 से 3 जाने में टेम्परेचर देखो 2 टी नॉट से वापस से टी नॉट पे आता है, तो कैन आई राइट डाउन दिस एज 3 आर टी नॉट बाई 2, और इन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5/3। देख लीजिए जैसे 5/3 आया ये सही हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोलता है 1 से 2 एंड 3 से 4, तो ऑप्शन डी में बोलता है 3 से 4 भी बता दो, इतना कुछ तो बता ही दिया है। तो 3 से 4 के अंदर क्या वापस से एनसीपी डेल्टा टी होगी, यानी 1 इंटू 5r/2 इंटू 3 से 4 जाने में टेम्परेचर टी नॉट से टी नॉट बाई 2 तक गया, यानी ये हो गया टी नॉट बाई 2 एंड दिस बिकम्स 5/4 आर टी नॉट। अब हमसे क्या पूछा है 1 से 2 अपॉन 3 से 4, यही पूछा है ना, बिल्कुल यही पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट 5/2 अपॉन 5/4 इज इक्वल टू 2 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा एंड ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस is made up of two materials with refractive indices n1 and n2 as shown in the figure. The radius of curvature of the left and right spherical surfaces are equal. F is the focal length of the lens where n1 n2 बराबर है n के। The focal length is f plus delta f when f1 is equal to n and n2 is equal to n plus delta n. Assuming delta n is much less than n minus 1, uh, where n lies from 1 to 2, the correct answer will be okay. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में 1/f is equal to 1/f1 plus 1/, करेक्ट, क्या इसको मैं, तो फिर क्या लिखेंगे इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r और r है, तो इनिशियली जो फोकल लेंथ होता वो कितना होता, वो होता n लिखा है ना इसमें, तो n माइनस ऑफ 1 इंटू 2/r, करेक्ट। और F1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F2 का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा n प्लस डेल्टा n,
है ना, इंटू 1/r, करेक्ट। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किस वाली टर्म को, जो पहली वाली टर्म लिखी है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास आएगा df अपॉन एफ स्क्वायर नेगेटिव। अब इस 1/f2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, कितना आएगा ये आएगा मेरे पास, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। सो इसको भी n माइनस में लिखते हैं, तो क्या यहाँ पे आएगा dn बाय r। देखिए अब क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई यहां से f अपॉन r की वैल्यू होती है 1/2 टाइम्स n माइनस ऑफ 1, मानते हो ये बात। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि माइनस ऑफ df अपॉन f की वैल्यू होगी dn अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1। इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, मैं कहता हूँ डेल्टा f अपॉन f नेगेटिव में इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1। क्या रिलेशन समझ में आया? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मैं सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ ऑप्शन डी। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाय डेल्टा एन एंड डेल्टा एन बाय एन रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेसेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव सर्फेसेस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस रिलेशन में कहीं पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आ ही नहीं रहा, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा अभी आर का साइन क्या है, तो ये तो रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सही हो जाएगा, ठीक है। If delta n by n is negative, then delta f by f would be positive। देख लो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है, ये भी सही हो जाएगा। For n is equal to 1.5 and delta n is equal to 10 to the power minus 3 and f is equal to 20 centimeter, the value of delta f will be 0.02 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करने के बाद। अब ये चेक करो एक बार, तो अगर हम इसको चेक करें तो क्या आएगा यहाँ पे, सोच के देखते हैं चलिए। तो n की वैल्यू है 1.5, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 1.5 माइनस ऑफ 1। डेल्टा n की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू डेल्टा f की वैल्यू कितनी है 0.02, यानी 0.02 अपॉन फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। मतलब ये निकालनी है हमें, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू एज 0.0, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, ये हमें निकालनी है और ये गिवन है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली इतनी वैल्यू आ रही है, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको, तो ये ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, जब मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ऑप्शन ए में क्या बोला है कि डेल्टा एफ बाय एफ इज लेस देन डेल्टा एन बाय एन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं मान लेता हूं कि ये सही है, अगर मैं मान लेता हूं तो ये सही है, तो क्या इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, लिखूंगा डेल्टा एन बाय एन होल अपॉन 2 टाइम्स एन तो मैंने कॉमन निकाल लिया 1 माइनस ऑफ 1 बाय एन, ठीक है। मॉड्यूलस की बात कर रहा है, मॉड्यूलस की बात कर रहा है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरी टर्म डेल्टा एफ बाय एफ के बराबर है, यस और नो। और अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इक्वेट करने के लिए ये वाली वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, 2 times 1 minus of 1 by n must be greater than 1, implies what, implies क्या लिखेंगे हम 1 must be greater than, और अदर उल्टा कर दें हम 1 minus of 1 by n must be greater than half। इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, सो वी गेट कि n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन 2, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि n छोटा है 2 से, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्या इतना समझ में? अगर आ गया समझ में तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच मास एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, m l t माइनस 1। एंगुलर मोमेंटम मतलब एक्चुअली में एल टी माइनस 1 ही होगा ना, क्या होगा सोचते हैं चलो। एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी होता है ये वाली वैल्यू, और एंगुलर मोमेंटम की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है m इंटू वी इंटू आर, यानी मास इंटू एल टी माइनस 1 इंटू टी टू, यही होता है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे क्या आएगा m l टू टी माइनस 1 इंटू m। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस है, यानी इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है
यस, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टी की वैल्यू एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी? क्या इतना समझ में आया? हमसे क्या बोला गया? अब ऑप्शन वाइज चलते हैं हम लोग। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। एम क्या होता है? मास। v क्या होता है? एल टी माइनस वन। एम के तो कोई डायमेंशन है नहीं, एल को ऐसे कैसे रहने दो, टी को एल माइनस टू लिख दो, तो एल इंटू एल माइनस ऑफ टू, करेक्ट। एल माइनस ऑफ वन आ गया, क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी क्या बोलता है? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इज, तो भाई एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस ऑफ टू। एम तो उड़ा दो, एल को ऐसे कैसे रखो, टी माइनस टू यानी एल माइनस ऑफ फोर, करेक्ट। कितना आ जाएगा? एल माइनस ऑफ थ्री, यानी ये गलत हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगले में क्या हम कह सकते हैं? सी वाले में फोर्स, तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। एम उड़ा दो, एल को ऐसे कैसे रख दो, टी माइनस टू यानी एल माइनस ऑफ फोर गिव्स मी एल माइनस ऑफ थ्री, ये भी सही है, यानी ये भी सही हो जाएगा। फाइनली लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन डी। डी क्या कहता है? पावर। पावर क्या होता है? इसको डिफरेंट कलर से यूज करते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एल वर्क डन अपॉन टाइम, यानी ये हो गया एम एल टू टी माइनस ऑफ वन। इसको सॉल्व करते हैं तो एल टू को ऐसे कैसे रखो, इसको क्या लिखेंगे हम? तो क्या लिखेंगे भाई, जल्दी बताएं। अच्छा अपने कुछ गलती कर गया, देखें एक बार। भाई क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा एल टू, उसके बाद टी माइनस ऑफ टू, ये तो हो गया एल जीरो। अच्छा तो ये भी गलत हो गया, चलिए एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। तो ये गलत हो गया। अब ये यहाँ पे, अच्छा हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे टू आएगा तो ये सही हो जाएगा। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो गया, बी सही हो गया एंड सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल एमसीजी यानी मूविंग और गैल्वेंडर में दे रखे हैं, जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन शोज एट 2 माइक्रो एम्पियर करंट। ठीक है भाई, तो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मतलब बेसिकली दो गैल्वेनोमीटर्स हैं, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 10 ओम और IG की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रो एम्पियर्स। वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर जिसकी 100 मिली वोल्ट रेंज है, और दूसरा एक एमीटर जिसकी 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट वो दिखा सकता है। These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment. Ohm's law experiment क्या होता है? V is equal to IR वाला कर्व के लिए। यहाँ पे R की वैल्यू देखिए 1000 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल करेक्ट? अच्छा तो अगर मैं इसको वोल्टमीटर बनाना चाहूँ, वोल्टमीटर बनाना चाहूँ, तो क्या मैं कहूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर से मुझे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको मैं R बोल रहा हूँ, करेक्ट और नॉट? अगर ये समझ में आ गया तो क्या मैं कहूंगा, इस पर्टिकुलर केस में वोल्टेज कितना है? 100 मिली वोल्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या मैं कहूंगा 100 into 10 to the power minus of 3 is equal to current which is 2 into 10 to the power minus of 6 into जो भी रेजिस्टेंस है वो, यानी R की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 10 to the power 3 बाहर रहेगा, 5 into 10 to the power 4 ohms। क्या इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग एमीटर की। अब एमीटर की जब मैं बात कर रहा हूं, सो कैन आई से कि भाई एमीटर वाले केस के अंदर मैं कुछ चीजें आसानी से लिख पा रहा हूं। देखो एमीटर के अंदर क्या होता है? एक शंट रेजिस्टेंस लगा होता है, करेक्ट। तो मैंने कहा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया स्मॉल r का। अब जो मैक्सिमम करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 मिली एम्पियर। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3, ये तो आया मेरे पास क्या? करंट। इंटू, इंटू क्या लिखूंगा? इंटू जो भी रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5, करेक्ट और नॉट? तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02 ओम्स, यानी मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, शंट रेजिस्टेंस की भी आ गई और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहा हूं वोल्ट मीटर में उसकी वैल्यू भी आ गई। लुकिंग एट द ऑप्शंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, इतना गलत हो गया। शंट का बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R विल बी। ठीक है, तो अब मुझे ओम्स लॉ का सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने किस में लगाया है? ओम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस मेजर करने के अंदर। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये है मेरे पास रेजिस्टेंस जो कि मेजर करना है मुझे, यहाँ पे मैंने लगाया एमीटर और एक बैटरी लगा दी मैंने, लेट अस से बैटरी है EMF ई वोल्ट की, और यहाँ पे आई अटैच्ड वोल्ट मीटर। इसकी वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस R। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? कुछ R है, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे अगर इस करंट को मेजर करना है, सॉरी रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो मैं कहूंगा भाई यहां से अगर करंट आई नॉट आ रहा होगा तो यहां से करंट कुछ आई डैश जा रहा होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आई डैश की वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। मानते हो ये बात? और जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा, जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो क्या होगा, आर बाय वोल्ट मीटर। वो कितना होगा, वो होगा आई डैश इंटू आर। मानते हो क्या ये बात? विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। और जो वोल्ट मीटर बेसिकली मेजर कर रहा है ये क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस है। अगर मैं उसको करंट आई नॉट से डिवाइड कर दूं तो भाई यही तो मेरी फाइनल रीडिंग आएगी। ये सुनो, तो ये रीडिंग की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू कितनी रखी है 1000, हमने ये कितना निकाला 50,000 अपॉन 51,000। ये वैल्यू क्या आ गई, रीडिंग आ गई। रीडिंग वैल्यू कितनी आ गई, कुछ इतनी आ रही है इसकी वैल्यू 980 के आसपास आती है। एक बार सॉल्व कर लेना इसको, 980 ओम्स के आसपास आती है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। If the ideal cell is replaced by a cell having internal resistance of 5 ohm, then the measured value of R will be। अच्छा एक बात बताओ, अगर आइडियल सेल ना होके कोई रेजिस्टेंस वाला सेल होता तो क्या इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब तभी वो 980 के आसपास ही आती। हेंस ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा सेक्शन भी खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासमेट्स, आपके साथ वाले इससे फायदा उठा सकते हैं तो उनको उनको भी भेजिएगा, शेयर करिएगा। और इस चैनल के पर रेगुलरली इतने बढ़िया वीडियोस आते रहते हैं, इनकी नोटिफिकेशन आपको मेरे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।